नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का वीडियो एसएससी जीडी के लिए जो कि आपके 2024-25 वाले न्यू वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ प्रस्तुत है। साथियों, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। आप प्रश्नों को देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपके लिए प्रश्नों को डिजाइन किया गया है कि जो भी टॉपिक से आपके प्रश्न आ रहे हैं उस टॉपिक के कंप्लीट क्वेश्चन को साथियों आपके सक्षम रखा जाएगा और लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इस प्रकार से साथियों पढ़ने से क्या होगा कि आपके एग्जाम में आपको परीक्षा में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो टॉपिक से बाहर रहा होगा और साथियों सारे कन्फ्यूजन आपके इसी वीडियो के माध्यम से दूर हो जाने वाले हैं। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू लगे रहिए और साथियों अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम तक आपके कंप्लीट वीडियो और आपके कंप्लीट सिलेबस का वीडियो साथियों आपकी तैयारी को लेकर प्रतिदिन आए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए ताकि साथियों यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। कोई भी सब्जेक्ट हो साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। उसके अलावा साथियों पीडीएफ और क्लास के नोट्स जो भी हमारे द्वारा बनाए जाते हैं आपके अच्छे रिजल्ट के लिए साथियों, वो सारा कुछ साथियों आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों आशा करेंगे कि आपको सभी कुछ समझ में आया होगा और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर भी लिया होगा। तो बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए पीएच मान से। साथियों प्रश्न संख्या 1 में आपसे पूछा गया है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान से संबंधित साथियों जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, वे सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। आप वीडियो पर इसी प्रकार से कंटिन्यू रहिएगा। तो साथियों यदि बात करें मानव रक्त के पीएच मान का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.4। मानव रक्त के पीएच का मान जो होता है साथियों 7.4 होता है। एक क्षारीय अम्ल होता है साथियों। एक ऐसा अम्ल होता है, क्षारीय अम्ल होता है, क्योंकि साथियों पीएच स्केल में 0 से 7 के मध्य जिन पदार्थों का पीएच मान साथियों रहता है उसे हम लोग अम्ल के नाम से जानते हैं। और वही 7 से 14 तक के मध्य जिन विलयनों का साथियों पीएच मान रहता है उसे हम लोग क्षारीय के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार 7.4 7 से अधिक और 14 से कम है, इसलिए जो रक्त है साथियों मानव शरीर का रक्त एक क्षारीय पदार्थ है। एक क्षारीय पदार्थ है, आप इसे याद रखेंगे। उसके अलावा साथियों यदि पूछ लिया जाए कि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 हो तो वो क्या कहलाएगा, तो वह साथियों उदासीन कहलाता है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उदासीन के नाम से जानते हैं। 7 से कम पीएच मान वाले पदार्थों को साथियों अम्ल कहते हैं। 7 से अधिक के पीएच मान वाले को क्षार कहते हैं। एवं साथ में रहने वाले पदार्थों का, जिन पदार्थों का पीएच मान 7 रहता है उसे हम लोग उदासीन के नाम से जानते हैं। जैसे कि साथियों जल जो होता है उदासीन होता है, जिसे हम लोग आसानी से पीते हैं। तो साथियों एक बार फिर आपको दोहरा दें कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको साथियों नीचे चैनल का नाम कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो भी आपकी रिलेशनशिप या साथियों आपके फ्रेंड सर्किल में एसएससी जीडी के लिए तैयारी में लगे हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और साथियों वे अपनी तैयारी में एक जोरदार असर दे सके और लगातार वीडियो को पा सके। तो साथियों उन तक वीडियो को जरूर भेजिएगा। और उसके अलावा वीडियो यदि आपको पसंद आई होगी, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा साथियों, इसे लाइक करके साथियों हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। सबसे पहले में आपसे पूछा गया साथियों पीएच मान के दूसरे प्रश्न के रूप में जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है जो कि उदासीन होता है साथियों। तो ऊपर ही आपको उदाहरण के रूप में इसे बताया गया कि जल का पीएच मान उदासीन होता है 7। ठीक है साथियों, आप याद रखेंगे इसे। अगला नंबर में पूछा गया है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूध का पीएच मान 6.4 होता है साथियों। यह अम्लीय विलयन के जैसा होता है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर में। तो अगले नंबर में आपसे पूछा गया है सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो यदि सिरके की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 3। सिरके का पीएच मान 3 होता है, आप इसे भी याद रखिएगा। नींबू के रस का पीएच मान की यदि बात करें तो 2.4 साथियों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे भी याद रखिएगा। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। उसके अलावा NaCl अर्थात साधारण नमक, अर्थात क्या साथियों साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि यह एक उदासीन विलयन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है साथियों। पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, इसे याद रखिएगा। उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नमक की कमी से या साथियों आयोडीन की कमी से
कौन सा रोग होता है, मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो साथियों आपको याद रखना है, घेगा नामक रोग आयोडीन की कमी से होती है, अर्थात ग्वाइटर। आपको ये बात भी अच्छे से याद करनी है ताकि साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी पूछे, आपसे ना छूटे। अगला नंबर में है साथियों, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आप इसे भी याद रखिएगा। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पैमाने का पता लगाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर में। अगले नंबर में साथियों आपका है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो प्रश्न एक में ही पूरा डिस्कशन के साथ आपको बता दिया गया है साथियों। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है उसे हम लोग अम्लीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। वही साथियों 7 से अधिक वाले पदार्थों को हम लोग क्षारीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। उसके अलावा उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है, अर्थात जिन पदार्थों का पीएच मान 7 होता है उसे हम लोग साथियों उदासीन के नाम से जानते हैं। तीनों ही प्रश्न आपके कंफर्म होते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर में साथियों आपसे पूछा गया है, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो यदि बात करें शराब की अर्थात क्वीन की, तो इसका पीएच मान होता है 3.5 अर्थात 3.5 आप बोल सकते हैं साथियों। शराब के पीएच मान कितना होता है? 3.5 होता है, आप इसे याद रखिएगा। अगले नंबर में पूछा गया है, मानव मूत्र का साथियों पीएच मान कितना होता है? तो साथियों मानव में खान पान एवं साथियों रहन सहन के और संतुलित आहार न मिलने से ये पीएच मान एवरेज में साथियों आपको याद रखना है 4.8 से 8.4, क्योंकि साथियों जैसे आप खाइएगा और उसी प्रकार से आपके मूत्र का पीएच मान भी बढ़ता घटता रहता है। तो साथियों यह संख्या आपको एवरेज में याद रखना है, 4.8 से 8.4 के मध्य रहता है, जो आपके खान पान पे भी डिपेंड करता है और रहन सहन पे भी डिपेंड करता है। अगले नंबर पे साथियों आपसे पूछा गया है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो यदि बात करें समुद्री जल का, तो ये साथियों क्षारीय टाइप का होता है। कैसे टाइप का होता है साथियों? तो क्षारीय टाइप का होता है, जिसका पीएच मान की बात करें तो 8.1 होता है। 8.1 आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आपसे पूछा गया है। अगले नंबर में साथियों पूछा गया है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो यदि बात करें आंसू की या फिर मानव रक्त की, तो साथियों इनका पीएच मान सेम रहता है 7.4। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 में ही आपसे इंपोर्टेंट प्रश्न के रूप में पूछा गया था कि रक्त का पीएच मान अर्थात मानव रक्त का पीएच मान साथियों कितना होता है, तो आपने उस समय भी देखा था कि 7.4 होता है। उसी प्रकार साथियों आंसू का पीएच मान भी 7.4 होता है। दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। अगले नंबर में साथियों आपसे पूछा गया है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों आपको यह भी अंदाजा होगा कि मानव लार का पीएच मान अर्थात मुंह में बनने वाले लार का पीएच मान हमारे खान पान पे भी और हमारे रहन सहन पे भी डिपेंड करेगा। जिस प्रकार के खान पान के वस्तु देखेंगे साथियों, उसी प्रकार से हमारे मुंह में लार की जो मात्रा बनेगी। तो इसका पीएच मान की यदि बात करें तो 6.5 से 7.5 के मध्य रहता है, अर्थात 6.5 से 7.5 के मध्य रहता है मानव लार का पीएच मान। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों पीएच मान से। इन सारे प्रश्नों में साथियों यदि कहीं पे भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि वो डाउट आपका क्लियर हो सके। और साथियों पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से साथियों क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से आसानी से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जो कि आपको नीचे दिख रहा है साथियों, इसे सब्सक्राइब कर इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के मध्य, ताकि जो भी अपने तैयारी में लगे हुए हैं साथियों वे अपने तैयारी को और बेहतरीन ढंग से तैयार कर सके। तो आशा करेंगे कि इतना सारा कुछ काम आप जरूर कीजिएगा। तो साथियों बिना समय गवाए चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न के रूप में आपसे पूछा गया है साथियों, बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो साथियों जैसे कि आपको ऊपर में बताया गया है कि इसे एक प्रश्न को माध्यम बनाकर उससे संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन के माध्यम से कवर किया जाएगा। साथियों आप वीडियो पर लगातार बने रहिए। हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे सारा कुछ प्रश्नों की ओर। सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर जान लीजिए आप कि बैरोमीटर का प्रयोग साथियों किसके मापन में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के मापन में हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। काफी बार पूछा गया है साथियों आपके एग्जाम में, तो इसे साथियों आप याद जरूर कर लीजिएगा। यदि आप नोट बनाते चल रहे हैं तो ये आपकी काफ़ी अच्छी आदत है। यदि नोट बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है या किसी कारणवश नहीं बना पा रहे हैं तो साथियों हमारे द्वारा पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दी गई है, आप वहां से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो साथियों जैसे कि आपको बताया गया कि उपकरण से संबंधित सभी प्रश्नों को डिटेल के साथ आपके सक्षम रखा गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले नंबर में साथियों आपसे पूछा गया स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय और फेफड़ों की गति को सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिएगा। अगले नंबर में पूछा गया साथियों कार्डियोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है?
तो यह प्रश्न भी साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हृदय की गति के जांच के लिए साथियों कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद अगला नंबर में साथियों आप देखेंगे हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा द्रव का अपेक्षित घनत्व के मापन के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आप इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो पौधों के जड़ों की दाब के मापन के लिए साथियों मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों आपसे पूछा गया है रेन गेज। जैसे कि इसके नाम से ही साथियों आपको एहसास होने लगेगा कि रेन का अर्थ होता है वर्षा, अर्थात साथियों रेन गेज का जो प्रयोग किया जाता है वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। तो साथियों रेन गेज का प्रयोग किसमें किया जाता है। वर्षा के मापन में किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में साथियों आपसे पूछा गया है। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले नंबर पे देख सकते हैं आपको पूछा गया है रिक्टर स्केल। साथियों ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यदि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखिएगा तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो रिक्टर स्केल के प्रयोग की बात करें तो साथियों भूकंप की तीव्रता का जांच के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं, जो कि एक प्राकृतिक घटना है साथियों। उसके अलावा चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर में आपसे पूछा गया है फेदोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो यदि बात करें फेदोमीटर की तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों समुद्र की गहराई के मापन के लिए हम लोग फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। आप इसे याद करिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर में। अगला नंबर में साथियों आपसे पूछा गया है एनीमोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो यदि बात करें एनीमोमीटर की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हवा की शक्ति तथा गति के मापन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर में। अगला नंबर में साथियों आपसे पूछा गया है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग साथियों वायुमंडल की आर्द्रता के मापन के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, वायुमंडल की आर्द्रता के मापन के लिए। सिस्मोग्राफ का मापन किसमें किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ साथियों आपके रिक्टर स्केल के समान है। भूकंप के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ, और रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के मापन की तीव्रता के जांच के लिए किया जाता है। दोनों ही प्रश्नों को आपको अच्छे से याद रख लेना है। उसके बाद अगला नंबर में आपसे पूछा गया साथियों, अगला नंबर में आपसे पूछा गया है साथियों ऑडियोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो साथियों आपको पता होगा कि पहियों द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसके जांच के लिए हम लोग ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं साथियों, ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। अर्थात साथियों जो फोर व्हीलर होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है पहियों द्वारा तय की गई दूरी के मापन के लिए। अगले नंबर में आपसे पूछा गया है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो पौधों की वृद्धि की जांच के लिए हम लोग क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। इसे भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगले नंबर में आप देख सकते हैं टेकोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। टेकोमीटर की यदि बात करें साथियों तो वायुयान की गति के मापन के लिए हम लोग टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा साथियों कि आपसे पूछा जा सकता है टेकोमीटर का प्रयोग या वायुयान की गति के मापन के लिए साथियों किसका प्रयोग करते हैं। तो आपको भली भांति पता होनी चाहिए टेकोमीटर का। टेकोमीटर का प्रयोग वायुयान की गति के मापन के लिए आपसे पूछा जा सकता है। अगले नंबर प्रश्न के रूप में साथियों आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में पूछा गया है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की काफी अधिक संभावना है, तो इसे आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न क्या है, सिस्मोमैग्नोमीटर। सिस्मोमैग्नोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों रक्त के दाब के मापन के लिए। रक्त दाब के मापन के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सिस्मोमैग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। काफी ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों इस प्रश्न में आपसे एक प्रश्न और बना के पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का रक्त दाब अर्थात ब्लड प्रेशर साथियों ब्लड प्रेशर कितना रहता है। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। साइंस का प्रश्न है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी अच्छे से याद रख लीजिएगा कि 120/80 होता है साथियों मानव रक्त का साथियों ब्लड प्रेशर। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, mmHg होता है 120/80। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप से आपसे पूछा जा सकता है। आप इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप निर्णय कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको अपनी तैयारी कहाँ से करनी है। यदि साथियों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चैनल का नाम आपको दिख रहा होगा साथियों, इसे आप सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए ताकि यहाँ से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके और साथियों इस बार के वैकेंसी में आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर पूरे जोश के साथ हमसे जुड़े रहिए साथियों, ताकि प्रतिदिन यहाँ आपको जो भी वीडियो उपलब्ध करवाई जाती है आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए साथियों उसे आप देख सके, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। तो चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्नों की ओर। साथियों अगले नंबर का टॉपिक रहने वाला है मानव शरीर से। मानव शरीर से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं उसी से संबंधित सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो साथियों प्रश्न क्या है, प्रश्न है मानव शरीर का तापमान जो उसका मापन किया जाता है। साथियों मानव शरीर का तापमान तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 37 डिग्री सेल्सियस कहिए या फिर आप फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री
4 फ़ारेनहाइट कर सकते हैं, 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट कर सकते हैं साथियों, या 37 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं। ये मानव शरीर का सामान्य तापक्रम रहता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन प्रश्न क्या है कि मानव शरीर का तापमान का मापन किस में किया जाता है? तो साथियों आपका सेल्सियस में भी किया जाता है और फ़ारेनहाइट में भी किया जाता है। दोनों में इसका मान अलग अलग होता है। यदि साथियों आपको सेल्सियस में पूछा जाता है तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। वहीं फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो साथियों आपको याद रखना है कि 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। तो चलेंगे इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं सभी को क्लियर कर लेते हैं। सभी को साथियों अच्छे से डिस्कशन के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत करने की हमारी पूरी कोशिश की गई है। आप कंटिन्यू वीडियो पर लगे रहिए। तो साथियों विज्ञान के वही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके शारीरिक विज्ञान से पूछे जाते हैं, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया साथियों, वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या, एक वयस्क व्यक्ति में साथियों अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 206 साथियों आपको याद रखना है। वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या अर्थात साथियों बोन्स की संख्या 206 होती है। वही एक नवजात शिशु की बात करें तो उनकी हड्डियों की संख्या साथियों 300 होती है। प्रारंभिक समय में साथियों एक शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है, जो आगे चल के साथियों एक वयस्क व्यक्ति में मात्र 206 रह जाती है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगले नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनकी संख्या होती है 28 अर्थात 28 होती है साथियों खोपड़ी में अस्थियों की संख्या। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया है, कशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो यदि बात करें कशिकाओं की तो इनकी संख्या होती है 33 अर्थात 33 होती है साथियों कशिकाओं की संख्या। उसके अलावा प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है, पसलियों की संख्या बताइए। तो साथियों यदि बात करें पसलियों की संख्या की तो इनकी संख्या होती है 24 अर्थात 24 आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है, गर्दन में कशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 7 साथियों अर्थात 7 आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 7 में आप देख सकते हैं, लाल रक्त कणिकाओं की आयु पूछ लिया गया है साथियों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइंस के प्रश्नों में यह प्रश्न सबसे तत्पर रहता है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। लाल रक्त कणिकाओं और श्वेत रक्त कणिकाओं अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स एंड साथियों व्हाइट ब्लड कार्पल्स। तो साथियों यदि बात करें आरबीसी की अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स की तो इनका जीवन काल 120 दिन के मध्य तक रहता है। कितना दिन से साथियों? 120 दिन के मध्य तक रहता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। वही यदि श्वेत रक्त कणिकाओं अर्थात डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स की बात करें तो इनका जीवन काल मात्र साथियों 1 से 3 दिन के मध्य ही रहता है। तो दोनों प्रश्न में से साथियों एक प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कभी साथियों प्रश्न संख्या 7 अर्थात आरबीसी की जीवन काल पूछ लिया जाता है, कभी साथियों डब्ल्यूबीसी की जीवन काल पूछ लिया जाता है। तो दोनों प्रश्न को आपके सक्षम रख दिया गया है। आप दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 9 में, जिसमें कि आपसे पूछा गया साथियों, श्वसन गति, एक व्यक्ति में श्वसन की गति कितनी होती है? तो 16 बार प्रति मिनट अर्थात साथियों 1 मिनट में हम लोग कितने बार श्वसन लेते हैं? 16 बार लेते हैं साथियों। 1 मिनट में श्वसन की गति जो रहती है 16 बार रहती है। उसी प्रकार साथियों प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया है कि हृदय की गति क्या होती है? तो साथियों आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि हृदय की गति एक वयस्क व्यक्ति में साथियों 72 बार प्रति मिनट होती है। अर्थात साथियों 1 मिनट में हमारा हृदय जो धड़कता है 72 बार धड़कता है, 72 टाइम। उसके अलावा साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि एक नवजात शिशु में हृदय कितने बार धड़कता है? तो कभी आप नोट देखे होंगे साथियों एक छोटे से बच्चे को, तो आप नोटिस किए होंगे कि उनका हृदय जल्द धड़कता है, बहुत ही कुछ ही समय अंतराल में धड़कता है। तो साथियों यदि कभी पूछ लिया जाए कि नवजात शिशु में हृदय गति कितना होता है तो साथियों 1 मिनट में 150 बार धड़कता है उनका, जबकि बड़े होते होते साथियों यह रह जाती है मात्र 72 टाइम्स। ठीक है, तो आप दोनों ही प्रश्नों को याद रखिएगा साथियों। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। 11 में साथियों आपसे पूछा गया है, दांत का सूत्र क्या होता है? तो साथियों आप यहाँ देख सकते हैं 2:1 अनुपात 2 अनुपात 3, ये सूत्र जो होता है साथियों हमारे दांत का सूत्र होता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे शरीर में, जिसमें दुधिया दांत की संख्या 20 होती है एवं कुल दांतों की संख्या साथियों 32 होती है अर्थात 32 होती है। तो आपको सभी चीजें याद रखनी है। प्रश्न संख्या 12 में साथियों आपका मानव शरीर का रक्तदाब अर्थात ब्लड प्रेशर पूछा गया है। तो जैसे कि साथियों आपको ज्ञात होगा कि हमने पहले ही इस प्रश्न का डिस्कशन अच्छे से कर लिया है, फिर भी आप इसे देख सकते हैं कि 120/80 mmHg होता है। इसके मापन की इकाई mmHg है साथियों। 120/80 आपको याद रखना है, जिसका साथियों मापन किससे किया जाता है? तो सिस्मोमैग्नोमीटर से किया जाता है। आप उसे आगे देख सकते हैं। ठीक है साथियों, चलेंगे उसके बाद अगले नंबर में। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया है, मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो साथियों आपको
एवरेज लेके चलना है, क्योंकि महिलाओं में थोड़ी सी कम होती है, तो एवरेज आपको मान के चलना है साथियों 1380 ग्राम। 1380 ग्राम, कहीं कहीं ऑप्शन में साथियों 1350 ग्राम भी आपके ऑप्शन में रह सकते हैं, तो आप दोनों ही अच्छे से देख लीजिए। 1380 ग्राम भी रह सकता है साथियों, और कभी कभी साथियों 1350 ग्राम भी रह सकता है, तो एवरेज आपको मान के चलना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 देख सकते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया है साथियों महिलाओं के मस्तिष्क का भार। तो साथियों एवरेज में आप इसे लिख सकते हैं 1250 ग्राम, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए हैं उनका थोड़ा कम रहता है। उसके बाद साथियों प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया है गुणसूत्रों की संख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम को लेकर, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यदि साइंस से प्रश्न आता है तो साथियों गुणसूत्रों की संख्या जरूर आती है, जिसे हम लोग आनुवंशिकता का वाहक के नाम से जानते हैं। आपको बता दें साथियों 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो आपको ये चीज अच्छे से याद करना है। तो साथियों प्रश्न संख्या 16 को देखने से पहले आपको बता दें, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि हमारे द्वारा एसएससी जीडी की तैयारी के लिए जो भी कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे साथियों, आपके बेस्ट तैयारी के लिए साथियों, ताकि आप इस बार अपना सिलेक्शन पक्का कर सके, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिए साथियों, ताकि जो भी अपने तैयारी में लगे हुए हैं उनको यह फायदा मिल सके। उसके अलावा साथियों जैसे कि आपको बताया गया है कि ये सारा कुछ पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। इसके अलावा कोई भी डाउट्स यदि आपका रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है साथियों। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है जीन्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 97 अरब। लगभग साथियों 97 अरब जीन्स होते हैं हमारे शरीर में, और साथियों इन्हें ही आनुवंशिकता का वाहक कहते हैं, जिसके कारण साथियों पितृ दर पितृ हमारे जो लक्षण होते हैं साथियों एक जाति से दूसरे जाति में जाते हैं, अर्थात साथियों एक वंश से दूसरे वंश में जाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वंश गति का वाहक या साथियों आनुवंशिकता का वाहक इसे ही कहते हैं, जीन्स को ही कहते हैं, आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी है। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 17 में। तो साथियों प्रश्न संख्या 17 का कहना है शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है 22 होती है साथियों, यह भी आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, 22 होती है। उसके अलावा प्रश्न संख्या 18 को देख सकते हैं आप, शरीर में तत्वों की संख्या पूछी गई है, तो 24 अर्थात साथियों 24 होती है। शरीर में तत्वों की संख्या 24 होती है। चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है साथियों? तो साथियों फेस बोन की अगर बात करें तो ये 14 होती है, अर्थात 14 होती है साथियों फेस बोन। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा गया है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 22 फीट, लगभग साथियों इसकी लंबाई 22 फीट होती है। उसके अलावा प्रश्न संख्या 21 को देख सकते हैं आप, हथेली में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये भी साथियों 14 होती है। यदि साथियों बात करें हमारे शरीर के किस अंग में सर्वाधिक हड्डी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिंगर्स, अर्थात उंगली में। फिंगर्स अर्थात उंगली में साथियों हमारे शरीर की सबसे अधिक हड्डियां होती है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है पंजे की अस्थियां। प्रश्न संख्या 22 है साथियों, पंजे की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो पंजे में 5 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है साथियों? 5 अस्थियां होती है, 5 बोन्स होते हैं, आपको याद रखना है। 23वां नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो साथियों 22 लीटर के लगभग होती है। हमारे शरीर में साथियों 22 लीटर लगभग पानी होती है। किसमें? एक वयस्क व्यक्ति में साथियों, ना कि बच्चों में या फिर बूढ़ों में। यहाँ पे साथियों ये जो 22 लीटर बताई गई है एक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति का बताया गया है, ठीक है, आपको ये सोच के चलना है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 में साथियों आपसे पूछा गया है हृदय की धड़कनों के बीच का समय कितना होता है? तो हृदय की दो धड़कनों के बीच 0.8 सेकेंड का रहता है साथियों, 0.8 सेकेंड का रहता है हृदय के दो धड़कनों के बीच का समय अंतराल, ठीक है। चलेंगे उसके बाद 25वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों 25वां नंबर प्रश्न के रूप में एक श्वास में खींची गई वायु की मात्रा कितनी होती है? तो 500 mm के करीब होती है। साथियों जब हम लोग सांस में एक बार वायु खींचते हैं उनकी जो मात्रा रहती है साथियों कितनी रहती है? 500 mm के करीब रहती है। उसके अलावा चलेंगे प्रश्न संख्या 26 में। प्रश्न संख्या 26 में आपसे पूछा गया साथियों सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो साथियों हमारे कान में एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सुनने की क्षमता जो रहती है 20 से 120 डेसिबल के मध्य रहती है, 20 से 120 डेसिबल के मध्य रहती है, आपको याद रखना है। अगला नंबर प्रश्न है कुल धातु की संख्या कितनी होती है? तो साथियों आपको पता होगा, तो साथियों यदि कुल दांतों की बात करें तो 32 होती है। हमारे मुंह में कुल दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं, जिसमें साथियों 20 दांत जो ऐसे होते हैं जिसे हम लोग मिल्की टूथ के नाम से जानते हैं, अर्थात दूधिया दांत के नाम से जानते हैं, जो साथियों एक बार गिर जाने के बाद दोबारा उगाते हैं, ठीक है साथियों। तो इनकी संख्या 20 रहती है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों अक्ल के दांत निकलने कब शुरू होते हैं? तो साथियों जब आपकी उम्र 17 से 50 रही होगी तो आपके भी अक्ल के दांत निकलने
आरंभ हुए होंगे साथियों। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा साथियों कि 25 वर्ष से अधिक की उम्र वाले जो भी कैंडिडेट है उनका एसएससी जीडी में संभव नहीं है। हालांकि साथियों जातिगत छूट है, एससी एसटी वालों को कुछ छूट है, कुछ हदों तक आपको ये सोच के चलना है। ठीक है साथियों, चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 30 में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है रक्त का पीएच मान। तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में हमने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर देख लिया है, 7.4 होता है रक्त एवं साथियों आंसू का पीएच मान। उसके अलावा चलेंगे प्रश्न संख्या 31 में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है हृदय का भार कितना रहता है। तो 300 ग्राम रहता है साथियों मानव हृदय का भार। महिलाओं के हृदय का भार, तो जैसा कि साथियों आपको पता ही होगा, सब कुछ इनका 50 ग्राम हम लोग से कम ही रहता है। तो 250 ग्राम साथियों आपको याद रखना है। 250 ग्राम होता है, हम लोग का 300 ग्राम होता है। अर्थात जो मेल होते हैं साथियों, मेल होते हैं उनका हृदय का भार 300 ग्राम होते हैं। जो फीमेल होते हैं साथियों उनका 50 ग्राम कम, अर्थात 250 ग्राम होता है। साथियों कोई भी इन बातों को बुरी नजर से नहीं देखेंगे। चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। एक हंसी मजाक के रूप में साथियों प्रश्नों को याद करने का एक नॉर्मल तरीका है साथियों कि 50 ग्राम कम होते हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33 में आपसे पूछा गया है रक्त संचारण में लगने वाला समय क्या है। तो आपको याद रखना है 22 सेकंड। रक्त संचरण में साथियों 22 सेकंड का समय लगता है, आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। उसके बाद साथियों प्रश्न संख्या 34 में आपसे पूछा गया है शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर होती है साथियों। शरीर के भार का यदि बात करें तो 7% होती है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है, 7% रक्त की मात्रा होती है। शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो साथियों 65% से 70% के मध्य रहती है। ये यदि लीटर में पूछा जाए वयस्क व्यक्ति में तो 22 लीटर साथियों। यदि शरीर के भार का पूछा जाए तो 65% से 70% शरीर के भार का जल रहता है। उसके अलावा 7% साथियों रक्त की प्रतिशत मात्रा आती है। तो साथियों आशा करेंगे जो भी प्रश्न हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं सभी प्रश्न आपके लिए उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे। वीडियो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं साथियों। अगले वीडियो में आपके लिए प्रीवियस ईयर के वे सारे प्रश्न जो हम आपके ऊपर में कवर किए हैं सारे प्रश्नों का सल्यूशन होगा साथियों। तो अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा यदि अभी तक नहीं किए हैं। और साथियों वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से साथियों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ये सारा कुछ PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चैनल का नाम आपको दिख रहा होगा साथियों, इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और साथियों इसी तरह का प्यारा सपोर्ट बनाए रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।